मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठोस अवस्था पढ़ते हुए अब तक हमने विभिन्न प्रकार के ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और फिर क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिका और उन ठोसों के अंदर उपस्थित कणों की विभिन्न प्रकार की अरेंजमेंट के तरीके, पैकिंग अरेंजमेंट के तरीके हमने अब तक पढ़े। और आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है संकुलन क्षमता, जिसे दूसरी भाषा में पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए भी, और काफी सरल टॉपिक है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता उस अरेंजमेंट की या उस एकक कोष्ठिका की ज्यादा होगी जिस एकक कोष्ठिका में ज्यादा कण संकुलित होंगे। संकुलन क्षमता हम बेसिकली अभी तक के जितनी हमने एकक कोष्ठिकाओं की संभावनाएं पढ़ी हैं, चाहे वो SCC हो, BCC हो, FCC हो या HCP हो, उसकी संकुलन क्षमता हम आगे निकालेंगे। और अभी ऊपर से हम सिर्फ नाम से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्यादा होगी जिस एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या ज्यादा हो, जिस एकक कोष्ठिका में ज्यादा कण संकुलित हों। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि SCC में कुल एक ही कण होता है, BCC में 2 कण होते हैं, FCC और HCP में 4 कण होते हैं। तो इस हिसाब से हम अभी ऊपर से ही ये समझ सकते हैं कि संकुलन क्षमता FCC अरेंजमेंट की सबसे ज्यादा होगी और SCC अरेंजमेंट की सबसे कम होगी। आइए अब हम विभिन्न संभावनाओं, विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता निकालते हैं। एकक कोष्ठिका का यह सीधा सा डायरेक्ट समीकरण है। संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका के सभी कणों द्वारा अध्यासित आयतन बटा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। ये सीधा सा एक इक्वेशन है। हम जब जिस भी अरेंजमेंट की एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता निकालेंगे, उसी अरेंजमेंट के अनुसार ये वैल्यूज पुट करेंगे और सीधे सीधे हमें उस अरेंजमेंट की संकुलन क्षमता मिल जाएगी। अब सबसे पहले SCC की संकुलन क्षमता निकालते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज ये जान लें कि संकुलन क्षमता निकालते हुए मुख्यतः हमें 3 चीजें जानना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहला कि उस अरेंजमेंट के एकक कोष्ठिका में कुल कितने कण हैं। दूसरा कि एक कण का आयतन कितना है। और तीसरा कण की त्रिज्या और एकक कोष्ठिका के भुजा के बीच में क्या संबंध बन रहा है। ये और क्लियर होगा जब हम SCC निकालते हैं। आइए SCC का पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। एक सरल घन जालक यानी कि SCC में हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। 3 मुख्य चीजें। सबसे पहला कि कुल एक SCC में कुल कितने कण होते हैं। तो हमें ये पता है, हम पढ़ चुके हैं कि एक SCC की एक एकक कोष्ठिका में 1 कण मौजूद होता है। दूसरी चीज, उस एक कण का आयतन कितना होता है। हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि कण स्फेरिकल होते हैं, कण एक गोला होता है। तो हमने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा हुआ है कि एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। और तीसरी चीज कि घन की भुजा और कण की त्रिज्या
त्रिज्या में संबंध क्या है। तो घन की भुजा एकक कोष्ठिका जो घन बन रहा है, सरल घन जालक, सरल घन एकक कोष्ठिका है ये। तो अगर मान लें उस घन की भुजा a है और कण की त्रिज्या r है ही, तो इसके बीच में ये जो संबंध है हम कैसे स्थापित कर पाएंगे। इसको सोचने के लिए हम अपनी पिछली कक्षाओं को अगर याद करें, उसमें जो हमने एससीसी का डायग्राम पढ़ा था, एससीसी का अरेंजमेंट पढ़ा था, एससीसी के सारे कोनों में कण उपस्थित होते हैं और वो सभी कण एकक कोष्ठिका की भुजा पर एक दूसरे से सटे होते हैं। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझें। ये एससीसी का चित्र है और ये A और H दो बड़े बड़े कण दिखाए गए हैं। दोनों कण इस एससीसी के कोनों पर मौजूद हैं और वो घन की भुजा के अलोंग एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि कण A की त्रिज्या और कण H की त्रिज्या r धन r अगर जोड़ दिया जाए तो भुजा इस घन की भुजा के बराबर हो जाता है, जिससे कि ये एक संबंध हम स्थापित कर सकते हैं कि a बराबर 2r। तो a बराबर 2r संबंध हमें मिल चुका है एससीसी में। अब सीधे सीधे पिछले पढ़े इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर कुल जो एकक कोष्ठिका के सभी कणों द्वारा अध्यासित आयतन होगा, वह कणों की संख्या गुणे एक कण द्वारा अध्यासित आयतन बनेगा। तो यहाँ पर कणों की संख्या 1 है, तो 1 गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटा जो एकक कोष्ठिका का आयतन है जो कि a क्यूब है गुणे 100। अब यहाँ पर ये जब a बराबर 2r संबंध है, a की वैल्यू 2r पुट कर देने पर साधारण गणित से हमें सरल घन जालक एससीसी का संकुलन क्षमता 52.4% प्राप्त हो जाता है। अच्छा, साथ ही एक चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि एकक कोष्ठिका का जितना संकुलन क्षमता हमें प्राप्त होती है, वही संकुलन क्षमता पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक की भी होती है। जैसे कि इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर लकड़ी से बने हमें दरवाजे की घनत्व पता करना है, तो उस लकड़ी का एक छोटे से हिस्से का अगर हम घनत्व पता कर लें तो वही घनत्व उस पूरे दरवाजे का हो जाएगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता जितनी होगी, वही संकुलन क्षमता पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक की हो जाएगी। अतः हमने ये जान लिया है कि सरल घन जालक की संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशिएंसी 52.4% होती है। अब इस तरीके से हम आसानी से और भी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, जैसे कि बीसीसी और एफसीसी की। बीसीसी में यही मुख्य 3 चीजें हमें जाननी होंगी। कुल कण z = 2 हो जाता है, एक कण का आयतन इतना ही होता है, और घन की भुजा और कण की त्रिज्या में संबंध अगर जानने की कोशिश करें तो उसका चित्र याद कीजिए। बीसीसी में जो कण होते हैं वे डायगोनल में एक विकर्ण के माध्यम से, विकर्ण के अलोंग, वे घन के विकर्ण के अलोंग एक दूसरे से सटे होते हैं। अगर चित्र से समझें तो ये एक बीसीसी अरेंजमेंट है। इसमें ये जो 3 कण सटे हुए दिखाई दे रहे हैं, कण ए, कण सी और कण एफ, ये तीनों एक इस घन के डायगोनली, इस कण के विकर्ण के अलोंग एक दूसरे से सटे हैं। जैसे अगर आप अपने कमरे में इसको समझने की कोशिश करें तो कमरे में ऊपर छत के 4 कोने और फर्श के 4 कोने हैं।
आप छत का कोई एक कोना ले लीजिए और मानिए कि वहां पर कण ए उपस्थित है, और फर्श का उस कण ए के एकदम अपोजिट वाला जो फर्श का कोना है वहां पर मान लीजिए कि कण एफ उपस्थित है, और आपके कमरे के बिल्कुल बीचों बीच कण सी उपस्थित है। तो ये जो एक विकर्ण बन रहा है कण ए से कण एफ के जो ज्वाइन करता हुआ, यही आपका इस विकर्ण के अलोंग सारे कण एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस माध्यम से, इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि ए और आर के बीच क्या संबंध होगा। हमें पता है कि घन के इस विकर्ण की का मान रूट 3a होता है, a जहां पर कि कण की भुजा का मान है। तो इस तरीके से यहां हम समझ सकते हैं कि रूट 3a बराबर 4r, क्योंकि यहाँ पर 4 त्रिज्याएं मौजूद हैं। एक त्रिज्या कण ए की, एक त्रिज्या कण एफ की और 2 त्रिज्याएं कण सी की। तो हमें संबंध मिलता है रूट 3a बराबर 4r। तो z इक्वल टू 2 और a और r में संबंध रूट 3a बराबर 4r, a बराबर 4/3r। अब बाकी के आगे का प्रोसेस वही है। हम संकुलन क्षमता के सिंपल इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करके इसकी BCC का संकुलन क्षमता निकाल लेंगे, जो कि अराउंड 68% आएगा। ऐसे ही हम FCC का भी निकाल सकते हैं। FCC में z इज 4 हो जाएगा, और A और R का संबंध आप मन में FCC को सोचिए। FCC अगर चित्र के माध्यम से समझें, आपके माध्यम से भी यहाँ पर देखकर भी सोचिए कि FCC में फलक के बीचों बीच एक कण मौजूद होता है और कोनों पर तो मौजूद होते ही हैं। तो कण A और कण C इस चित्र में कोनों पर मौजूद है, और कण B इसके फलक के बीचों बीच मौजूद है, और ये तीनों आपस में सटते हैं। तो इससे यहाँ पर AC को जोड़ने वाली जो रेखा है वह एक फलक की डायगोनल है, एक फलक का डायगोनल है AC, एक फलक की विकर्ण है AC। तो AC का मान हम जानते हैं साधारण गणित से, रूट 2a आएगा। पाइथागोरस प्रमेय है, साधारण पाइथागोरस प्रमेय है, AB² बराबर BC स्क्वायर, AC² बराबर AB² प्लस BC स्क्वायर। उससे आप निकाल सकते हैं कि AC का जो मान है वो रूट 2a आएगा। रूट 2a बराबर 4r, क्योंकि वह डायगोनल रूट 2a के बराबर होता है, तो रूट 2a बराबर 4r। तो यहाँ से a बराबर 4/√2r का संबंध बन जाएगा। आगे के प्रोसेस वही है, वहाँ सारी वैल्यूज संकुलन क्षमता वाले इक्वेशन में पुट करके हमें FCC का अरेंजमेंट संकुलन क्षमता 74% के अराउंड प्राप्त हो जाएगी। और ये ध्यान रखिए, FCC और HCP दोनों जब हमने पढ़ा था तो ये देखा था कि दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर सह संयोजक संख्या 12 थी, दोनों की सेम थी। तो अरेंजमेंट यहाँ पर यही संबंध रूट 2a बराबर 4r HCP में भी मिलेगा। तो HCP में भी चूंकि यही संबंध मिलेगा, इसलिए FCC और HCP दोनों की संकुलन क्षमता सेम होती है, तो HCP की भी संकुलन क्षमता 74% ही होगी। अब आपको BCC, FCC और HCP की संकुलन क्षमता स्वयं से कॉपी में करना है और इसकी फोटो ग्रुप में पोस्ट करनी है। यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन के बाद भी आप ये खुद जान लेंगे, जैसा कि हमने लेक्चर के शुरू में ये जाना था कि FCC में संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी और SCC में संकुलन क्षमता सबसे कम होगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्वयं से भी यह देख पाएंगे। अगला टॉपिक एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का घनत्व है। एकक कोष्ठिका के घनत्व का एक सीधा सा फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि हम
अभी आगे सोल्यूशन चैप्टर विलयन जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं जिन्हें मोल संकल्पना ठीक से पता है वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हम एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालेंगे D बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना होगा? एकक कोष्ठिका में क्या उपस्थित है? कण उपस्थित है। तो अगर एक कण या परमाणु का द्रव्यमान m है तो उस एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना होगा? Z गुणे m, Z जहां पर परमाणुओं की संख्या है, बटा एकक कोष्ठिका का आयतन a क्यूब। अब m जो है, m को हम स्मॉल m को कैपिटल M बटा Na लिख सकते हैं, जहां पर Na एवोगैड्रो नंबर है। अब इस कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगले पार्ट में विलयन में हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। अभी आप याद कर लीजिए, आप ये क्लास 11th में मोल संकल्पना में पढ़ चुके हैं कि एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 कणों का जो भार है वह एक मोल भार के बराबर होता है। तो अगर आप को ये नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर अभी याद कर लें। विलयन पार्ट में इस संकल्पना को हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वहां पर मोलैरिटी और मोलैलिटी का कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो D बराबर Z गुणे कैपिटल M अपॉन A क्यूब Na, जहां पर कैपिटल M मोलर द्रव्यमान है। तो इससे हमें एक सीधा सीधा फॉर्मूला घनत्व का मिल जाएगा, Z कैपिटल M अपॉन A क्यूब Na। तो न्यूमेरिकल हल करते हुए इन दिए गए 5 पैरामीटरों में अगर कोई भी 4 हमें ज्ञात है तो हम 5वां ज्ञात कर सकते हैं। आगे इन्हीं कंसेप्ट्स पर प्रश्न हैं। उदाहरण 1.3, 1.4, 1.5। ये 3 उदाहरण आप स्वयं से करेंगे। सरल उदाहरण है, पहले स्वयं से करने की कोशिश करिएगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर आप इसके हल देख लीजिएगा, हल देख कर करिएगा। फिर भी नहीं हो पाता है तो इसको आप ग्रुप पर क्वेश्चन पुटअप करिएगा। मैं इसे और विस्तृत रूप में समझाकर इसका सलूशन पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद पाठ्य निहित प्रश्न है। पाठ्य निहित प्रश्नों में ये 5 प्रश्न बनते हैं। ये 5 प्रश्न आपका होमवर्क है। ये 5 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करके पोस्ट करने हैं। तो ये होमवर्क आप जल्दी से जल्दी आप इसे पोस्ट कर देंगे। उसके बाद ठोसों में अपूर्णताएं अगला टॉपिक आता है। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है और इसको आप स्वयं से पढ़कर भी समझ सकते हैं। ये एक बार स्वयं से पढ़िएगा। अगला एक लेक्चर इसी टॉपिक पर होगा और ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद यह पार्ट खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक को अगर आप स्वयं से एक बार पढ़ लेंगे तो मैं जब इसे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो आसानी होगी काफ़ी समझने में। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।